आज हम देखेंगे इस फिलॉसफी की शुरुआत कैसे हो गई। तो हम कहते हैं एजुकेशन, अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन की शुरुआत कहां से और कैसे हुई, हम कहते हैं बेटा सबसे पहले सेंट्रल इजिप्ट में क्या हुआ बेटा, एक आर्ट शुरू हो गया जिस आर्ट की वजह से अल्फाबेट्स वजूद में आ गए, जिन अल्फाबेट्स से आज हम बेटा पढ़ते हैं 26 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है बेटा, जिनसे आज हम पढ़ते हैं। और बेटा वो किस फॉर्म में वो वजूद में आ गया, उस फॉर्म को हम बोलते हैं हीरोग्राफी या हीरोग्लिफ्स का बेटा 3000 BCE। नहीं बेटा कुछ चीज सिर्फ एजुकेशन है कि फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन सबका यही है, जो भी एजुकेशन आपको पढ़नी है। तो हम कहते हैं बेटा सेंट्रल इजिप्ट 3000 BCE हीरोग्राफी, इसका मतलब क्या है, हीरोग्लिफ्स का मतलब सैक्रेड कार्विंग। आज जो हम नक्शे निगारी देखते हैं, जो आज हमारी पेंटिंग्स हम पसंद करते हैं, जो हम हाउसेस में लगाते हैं या हम पेंटिंग्स देखते हैं, तो बेटा जो उस पे नक्शे निगारी है ये सेंट्रल इजिप्ट में की जाती थी। और इसी की वजह से बेटा बाय मिस्टेक जब ये कार्विंग करते थे अल्फाबेट्स बन गए, अल्फाबेट्स वजूद में आ गए, अल्फाबेट्स बन गए, अल्फाबेट्स वजूद में आ गए इसी कार्विंग की वजह से अल्फाबेट्स बन गए और वही अल्फाबेट्स वजूद में आ गए। यहां से बेटा और एक कंट्री ग्रीस या ग्रीक जिनको हम बोलते हैं, यहां बेटा क्या हुआ, यहां इन्होंने कहा जो आपका फ्री टाइम है, लेशियर टाइम है, लेशियर टाइम मीन्स फ्री टाइम। आप क्या काम करो, जिन लोगों को जो आर्ट आता है वो बाकियों को सिखाएंगे। मिसाल के तौर पर ग्रीक में जिन लोगों को जो आर्ट आता था उनको क्या बताया गया, जब आपका लेशियर टाइम होगा, जब आपका फ्री टाइम होगा, आप किसी जगह पे जमा हो जाओ और इन लोगों को, बाकी लोगों को वो आर्ट सिखाओ। किसी को मार्शल आर्ट्स आता था, किसी को राइडिंग आती थी, किसी को आर्चरी आती थी, ठीक है बेटा, किसी को स्विमिंग आती थी। इनको बताया गया जो भी आर्ट आपको आता है वो ये आर्ट आप बाकियों को सिखाओ, कैलीग्राफी या यही सीक्रेट कार्विंग, ठीक है, ये बाकियों को सिखाओ। कहां बेटा, ग्रीस के अंदर, ठीक है बेटा। और बेटा आपको मालूम है ये शहर किसके लिए मशहूर था, फिलॉसफी के लिए और फिलोसफर्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम फिलोसफर्स कहां से थे बेटा, ग्रीस से। प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल ये सारे बिलोंग कहां से करते थे, ग्रीस से, ग्रीक फिलोसफर्स, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं ये कहां पे हुआ, ग्रीक के अंदर। तो धीरे धीरे एजुकेशन उभरने लगा, उसके बाद हम कहते हैं अगर अब हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया, क्योंकि बेटा हम वर्ल्ड में किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया से। अब एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन कैसे वजूद में आ गई, हम कहते हैं एंशिएंट इंडिया में दो सिस्टम्स सबसे पहले आए जिन्होंने एजुकेशन दी। पहला सिस्टम वैदिक, जिसको हम बोलते हैं वैदिक एजुकेशन, और दूसरा सिस्टम बुद्धिस्ट एजुकेशन। हम कहते हैं वैदिक एजुकेशन 1500 BC, ठीक है बेटा, और बुद्धिस्ट एजुकेशन 5th सेंचुरी। ये दो पहले सिस्टम्स हैं जिन्होंने एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन स्टार्ट की। अब देखिए बेटा ये जो वैदिक एजुकेशन था इसको डिलीवर किया जाता था संस्कृत लैंग्वेज में, और बेटा ये जो बुद्धिस्ट एजुकेशन था इसको बेटा डिलीवर किया जाता था पाली लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज। मतलब एंशिएंट इंडिया में 4 लैंग्वेजेस पाई जाती थी। कौन कौन सी, संस्कृत, पाली, पर्शियन एंड अरबिक। संस्कृत, पाली, पर्शियन, अरबिक।
तब इंग्लिश की फाउंडेशन नहीं हुई थी, तब इंग्लिश नहीं थी, तमिल नहीं थी, हिंदी नहीं थी, तब यही 4 लैंग्वेजेस थी। इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? संस्कृत। इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? पाली लैंग्वेज। और बेटा दोनों सिस्टम, चाहे वैदिक था या बुद्धिस्ट था, ये कौन सी एजुकेशन देते थे? इन्होंने किस एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया था? रिलीजियस एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन मतलब मेन फोकस इनका क्या था बेटा? रिलीजन पढ़ाना। मेन फोकस क्या था बेटा इनका? रिलीजन पढ़ाना, रिलीजियस एजुकेशन। तो एजुकेशन की शुरुआत एंशिएंट इंडिया में कैसे हुई है? एज रिलीजियस एजुकेशन, एज रिलीजियस एजुकेशन। अब देखिए बेटा, वैदिक एजुकेशन ने रूल बनाया था क्या? 5 इयर्स, 5 इयर्स, 5 साल। एजुकेशन आप तभी हासिल करोगे जब आप 5 साल के हो जाओगे, पहला रूल। दूसरा रूल, एजुकेशन इज ओपन ओनली फॉर हायर कास्ट्स, इलाइट कास्ट्स। एजुकेशन किन के लिए ओपन था? पहले हायर कास्ट्स, इलाइट कास्ट्स। क्योंकि इंडिया में कास्ट सिस्टम था। सबसे हायर कास्ट बेटा किसको माना जाता था? ब्राह्मण्स, उसके बाद शूद्रास, उसके बाद वेश्यास, उसके बाद अनटचेबल्स। तो यहां बेटा सबसे पहला हक किनका था एजुकेशन हासिल करने का? वैदिक एजुकेशन में ब्राह्मण्स का। किनका बेटा? बिकॉज ऑफ हायर कास्ट, बिकॉज ऑफ हायर कास्ट। इसीलिए बेटा वैदिक एजुकेशन में ब्राह्मण टीचर ही पढ़ाता भी था। मतलब वहां खाली कौन टीचर पढ़ाता? ब्राह्मण टीचर। वो बाकी किसी टीचर को हायर नहीं करते थे। और स्कूल क्या होता था? स्कूल टीचर का घर होता था, जिसको हम बोलते थे गुरुकुल, गुरुकुल। और टीचर को कहा जाता था गुरु, बच्चे को जाता था शिष्य, शिष्य। ठीक है बेटा, गुरु शिष्य। ठीक है। और बेटा स्कूल क्या होता था? ओपन एनवायरमेंट, ओपन सराउंडिंग। फॉरेस्ट इज ए होम ऑफ गुरु। ओपन एनवायरमेंट, ओपन सराउंडिंग। ठीक है बेटा, ओपन सराउंडिंग होती थी, ओपन एनवायरमेंट होता था। ठीक है बेटा, हम इसको कहते हैं डोमेस्टिक स्कूल। हम इसको क्या कहते थे? डोमेस्टिक स्कूल। शिष्य को किसके साथ रहना पड़ता था? गुरु के साथ, उसके घर में। शिष्य को किसके साथ रहना पड़ता था? गुरु के साथ, उसके घर में उसको रहना पड़ता था। और उसके हाउस होल्ड्स में उसको हेल्प करनी पड़ती थी। फीस वीस कुछ नहीं था, गुरु दक्षिणा। फीस वीस कुछ नहीं था, गुरु दक्षिणा। हम कहते हैं बेटा ये जो वैदिक एजुकेशन थी, ये समझते थे एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये क्या समझते थे? एजुकेशन इज द थर्ड आई टू ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन जो है ये इंसान की तीसरी आंख है, जो इसको बचाती है। किससे? इग्नोरेंस से। किससे बचाती है? इविल से, इग्नोरेंस से इंसान को ये बचाती है। इसीलिए ये क्या कंसिडर करते थे? एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज द थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन इंसान की तीसरी आंख है। ठीक है बेटा, एजुकेशन इंसान की तीसरी आंख है। इसीलिए बेटा ये जो वैदिक एजुकेशन था, इन्होंने बेटा एजुकेशन किन की दी? 4 वेदास, 4 वेदास। ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा एंड यजुर्वेदा। ये कहते थे all knowledge contained in the Vedas. There is no knowledge which is outside the Veda. सारी नॉलेज कहां पे है? वेदास में। ऐसी कोई नॉलेज ही नहीं है जो वेदास में नहीं है। यजर, YAJAR, यजुर्वेदा। अथर्ववेदा, ATTAR, सामवेदा, SAMVEDA, ऋग्वेदा। ठीक है बेटा, 4 वेदास। ठीक है बेटा, ये इसी की एजुकेशन देते थे। ये 4 वेदास पढ़ाते थे। ये 4 वेदास साथ साथ 6 वेदांतास, मतलब 6 वेदांतास। ये वेदांतास क्या होते थे? हाउ वेदांतेजस, वेदांतेजस। ये क्या होते थे? वेदांतेजस। ये होते थे बेटा रूल्स। किसके लिए रूल्स? ये रूल्स होते थे सैक्रिफाइस, ये रूल्स होते थे रिचुअल्स। ठीक है बेटा, मतलब जब इनके त्योहार होते थे, जब इनके क्या होते थे? त्योहार होते थे। त्योहार कैसे मनाना है? सैक्रिफाइस कैसे करना है? सैक्रिफाइस कैसे करना है? रिचुअल्स में कैसे गाना है? रिचुअल्स में कैसे गाना है? तो एक तो ये 6 वेदांतास थे। दूसरा बेटा ये 4 वेदास थे, ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा।
जहां ये वेदांताज में ये क्या सिखाते थे बेटा, ये वहां सिखाते थे बेटा, क्या क्या सिखाते थे, रिचुअल्स कैसे हमें मनानी है, ठीक है बेटा, या हमें नॉलेज ऑफ सैक्रिफाइस कैसे देनी है, हमें अर्थ हमें मैट्रिक्स कैसे बताना है, मतलब हर किसी चीज का बैकग्राउंड हमें कैसे बताना है, हमें कैसे रिलीजियस रिचुअल्स मनाने हैं, कैसे हमें सॉन्ग्स गाने हैं, रिलीजियस सॉन्ग्स, ठीक है बेटा। तो उनको ये समझाया जाता था, रूल्स ऑफ रिलीजन जिसको हम कहते हैं, या नॉलेज ऑफ द गॉड, ठीक है बेटा, ये उनको सिखाई जाती थी, ठीक है। तो वेदास में एक तो ये 4 वेदास पढ़ाते थे और ये 6 वेदन टेजेस, इसके बावजूद और क्या क्या पढ़ाते थे, ग्रामर, लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड फोनेटिक्स। ये एक्स्ट्रा चीजें थी रिलीजियस के बगैर जो यहां पढ़ाई जाती थी। ग्रामर, कौन सा ग्रामर, देखिए बेटा, हमारी यहां एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, हम जब घर में कुरान पढ़ते हैं हम सही तरह से नहीं पढ़ते हैं। वजह क्या है, हमारा अरबी ग्रामर बहुत ज्यादा वीक है। ये चाहते थे हमारे बच्चे ऐसे वेदा सीखे, उनको हर एक चीज का इल्म हो जाए, इसीलिए ये उनको क्या करते थे, स्ट्रॉन्ग ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन या फोनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, ये उनको पढ़ाते थे फोनेटिकली, प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ाते थे। और बेटा इसके बावजूद फिलॉसफी पढ़ाते थे, इसके बावजूद लिटरेचर, कौन सा लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, इस्लामिक लिटरेचर, जिनको हम बोलते थे यहां उपनिषद या विजडम टीचिंग, दानाई की बातें, ये कौन सा लिटरेचर यहां पढ़ाते थे, उपनिषद लिटरेचर, जिसको हम क्या कहते थे बेटा, विजडम टीचिंग। जिस तरह हमें घर से मॉरल एजुकेशन मिलती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है बेटा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो हमें ये चीजें जिस तरह घर में पढ़ाई जाती थी उसी तरह ये पढ़ाते थे उपनिषद, विजडम टीचिंग जिसको हम बेटा कहते थे। और बेटा हम कहते हैं ये जो वैदिक एजुकेशन था इसका मेन मकसद क्या था, इसका एम क्या था, जिस तरह हम कहते हैं एम ऑफ एजुकेशन, इसका पहला एम था कैरेक्टर फॉर्मेशन, कैरेक्टर कैसे बनाया जाए बच्चों का, कैरेक्टर फॉर्मेशन। दूसरा सेल्फ कंट्रोल, एक बच्चे को अपने आप पे कंट्रोल कैसे हो जाए, डिसिप्लिन्ड वो कैसे बने, सेल्फ कंट्रोल। सोशल अवेयरनेस एंड चौथा प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट कल्चर, तो ये 4 एम्स हुआ करते थे। किसके अंदर एम्स हुआ करते थे बेटा, ये 4 एम्स हुआ करते थे वैदिक एजुकेशन के अंदर, ये 4 एम्स हुआ करते थे। साथ साथ इन्होंने बेटा फिजिकल एजुकेशन भी स्टार्ट किया, जो अभी ये बोल रहा था, फिजिकल एजुकेशन इन्होंने क्या बोला, राइडिंग की ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, डांस की ट्रेनिंग, जंपिंग की ट्रेनिंग, आर्चरी की ट्रेनिंग, ठीक है बेटा, राइडिंग, डांसिंग, जंपिंग एंड आर्चरी। साथ साथ बेटा मिलिट्री ट्रेनिंग एंड स्टेट क्राफ्ट्स, ऑक्यूपेशंस। साथ साथ इन्होंने ये चीजें भी एजुकेशन में इंक्लूड की, फिजिकल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग। कौन कौन सी ट्रेनिंग, इन्होंने बोला राइडिंग की ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, ठीक है बेटा, डांस सिखाना है, जंपिंग या आर्चरी या मिलिट्री ट्रेनिंग या स्टेट क्राफ्ट, मतलब जो इनके स्टेट में क्राफ्ट्स पाए जाते थे। इसी तरह ऑक्यूपेशंस, जो वैदिक सोसाइटी में ऑक्यूपेशंस थी, फार्मिंग, वीविंग या बाकी चीजें।
उनकी ट्रेनिंग इन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया, खासकर म्यूजिक। देखिए बेटा, एट दैट टाइम वुमेन्स को एजुकेट नहीं किया जाता था। वुमेन्स को एजुकेशन किस किस में मिलती थी? देखिए बेटा, इनका रोल क्या था वुमेन्स के लिए। वुमेन्स को ये कहते थे उनको एजुकेशन नहीं देनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है। किसकी ट्रेनिंग? डांस की ट्रेनिंग, म्यूजिक की ट्रेनिंग एंड हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग। क्योंकि बेटा ये कहते थे जब भी हमारे फेस्टिवल्स होंगे, जब भी हमारे रिचुअल्स होंगे, वहां वुमेन्स डांस करेंगी, म्यूजिक बजाएंगी, और साथ साथ उनको किसकी ट्रेनिंग मिलती थी? हाउसकीपिंग। यहां बेटा दो किस्म की औरतें पाई जाती थी। टू टाइप्स ऑफ वुमेन्स और एग्जिस्ट। कौन कौन सा टाइप था बेटा वुमेन्स का जो यहां एग्जिस्ट होता था? एक टाइप है, उसको हम बेटा कहते हैं सैड वहाज, सैड यदवहाज। दूसरा था ब्रह्मन नदिनस, ब्रह्मन नदियाज, नदीनस। ये बेटा दो किस्म की वुमेन्स थी। देखो बेटा यहां मकसद क्या था? ये कला जो था, इनको एजुकेशन मिलती थी पूरी लाइफ। कौन सी एजुकेशन? ये वाली। क्योंकि ये हम कहते हैं ना ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी औरतें होती थी जो शादियां नहीं करती थी, जो शादियां नहीं करती थी, ऐसी औरतें जो शादियां नहीं करती थी। इसीलिए इनको कहा जाता था ब्रह्मा नदिनस, जो शादियां नहीं करती थी। दूसरी थी सद याद वहाज, ऐसी औरतें जिनको ये ट्रेनिंग मिलती थी टिल मैरिज। आफ्टर मैरिज इनको क्या होता था? हाउसकीपिंग। आफ्टर मैरिज इनको क्या होता था? हाउसकीपिंग। ब्रह्मचारी, जिस तरह मर्द होते हैं ब्रह्मचारी, मतलब वो कहते थे we devote our life in search of meditation, in search of God। तो बेटा ये दो किस्म की वुमेन्स थी जो इस समय पे पाई जाती थी। इन दो किस्म की वुमेन्स को हम कहते हैं सदियत वहाज एंड ब्रह्मन निदाज। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन था किसका बेटा? इंडिया का। अच्छा, मेथड ऑफ टीचिंग, टू मेथड्स ऑफ टीचिंग यहां इस्तेमाल होती थी। क्वेश्चनरी एंड रीजनिंग, क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग, क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग, क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग। ठीक है बेटा, ये बच्चे को क्वेश्चनिंग के हिसाब से समझाते थे। दूसरा बेटा रीजनिंग, बच्चे को रीजन करवाते थे। मिसाल के तौर पर आपके घर में आपका छोटा भाई आपको बताएगा दीदी ईद क्या होता है। छोटा भाई आपको घर में बताएगा दीदी ईद क्या होता है, ईद क्यों होती है। ठीक है बेटा, वो आपको क्या बोलेगा? ईद क्या होता है, ईद क्यों होती है। तो आप उसको यहां से क्या देते हो? आंसर देते हो। उस आंसर से उसके डाउट्स क्लियर होते हैं कि ईद जो होती है दो किस्म की ईदें हम मनाते हैं, छोटी ईद और बड़ी ईद। छोटी ईद रोजों के बाद मनाती है, तो उसके दिमाग में कंसेप्ट आएगा ईद मनाने के लिए रोजे होते हैं पहले। ठीक है बेटा, तो ये भी करते थे। एक तो क्वेश्चनिंग, दूसरा बेटा रीजनिंग। इन दो मेथड से ये समझाते थे बच्चों को क्या? एजुकेशन। और करिकुलम इनका क्या था वो भी हमने डिस्कस किया, एम क्या थी वो भी हमने डिस्कस किया, और फिजिकल एजुकेशन ये किस किस में देते थे। तो ये पहला एजुकेशन सिस्टम था वैदिक। उसके बाद हमने कहा ये जो दूसरा है इसको हमने कहा बुद्धिस्ट एजुकेशन, 5th सेंचुरी। ये बेटा किस लैंग्वेज में एजुकेशन देते थे? पाली लैंग्वेज में। और बेटा हम कहते थे इनका पहला मकसद क्या था? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को फैलाना, बुद्धिज्म भी एक मजहब है, इसको फैलाना। इस एजुकेशन का पहला मकसद यही था। ठीक है बेटा, इस एजुकेशन का पहला मकसद क्या था? बुद्धिज्म को फैलाना। और बेटा ये भी कौन सी एजुकेशन देते थे? इस एजुकेशन सिस्टम को हम क्या बोलते थे? डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम। उसको हमने कहा डोमेस्टिक, इसको हम क्या कहते थे? डेमोक्रेटिक। इसको हम कहते थे डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम। ये बेटा एजुकेशन स्टार्ट करते थे 7 to 8 years।
7 to 8 years. पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जाते थे गुरु के घर। पेरेंट्स अपने बच्चों को कहाँ ले जाते थे? गुरु के घर। वहां सेरेमनी की जाती थी, मतलब हम कहते थे वहां बेटा दावत दी जाती थी, सेरेमनी की जाती थी। क्यों? क्योंकि ये कहते थे when the child enters into the education, it is called the rebirth of education. It is called the rebirth of child. It is called the rebirth of child. जब बच्चा एजुकेशन स्टार्ट करता है, ये क्या करते थे बेटा? ये सेरेमनी मनाते थे। क्यों? ये कहते थे आज बच्चे का नया जन्म हो गया, आज बच्चे का क्या हो गया? नया जन्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये एजुकेशन में जाएगा। और उसके बाद ये भी अपने गुरु के साथ रहता था। कितने टाइम तक? 12 ईयर्स तक। कितने टाइम तक? 12 ईयर्स तक ये अपने गुरु के साथ रहता था उसके घर में। इन 12 ईयर्स में ये बेटा रिलीजन सीखता था। इन 12 ईयर्स में बेटा ये क्या सीखता था? रिलीजन। आफ्टर 12 ईयर्स इसको परमिशन होती थी, अगर आप जाना चाहते हो और जिंदगी गुजारना चाहते हो फैमिली के साथ, आप जा सकते हो। मगर इफ यू सर्व योर लाइफ फॉर रिलीजन, फिर आपको टीचर के साथ ही रहना है। और इन सर्च ऑफ नॉलेज इन सर्च ऑफ नॉलेज ये भटकता रहता था, मेडिटेट करता रहता था। इसीलिए बेटा यहां बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा रोल है। किस किसने पढ़ा है 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म? हाँ, एंड 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। कौन कौन सा ट्रूथ है बेटा? लाइफ इज सफरिंग, पहला ट्रूथ जो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म फिलॉसफी है। लाइफ इज सफरिंग, जिंदगी क्या है? सफरिंग। देयर इज ए रीजन फॉर दिस सफरिंग, इस सफरिंग का एक रीजन है। एंड देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, और इसका कॉज भी है, रीजन भी है और कॉज भी है। एंड देयर इज ऑल्सो द एंड ऑफ सफरिंग। ये हमें कहता है लाइफ जो है, लाइफ एक सफरिंग है, और इस सफरिंग का एक क्या है बेटा? रीजन, और इसका कॉज भी है, और इससे हम छुटकारा भी पा सकते हैं। कैसे? लिबरेशन, मेडिटेशन। लिबरेशन एंड मेडिटेशन। 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ अब क्या है? 8 फोल्ड पाथ है राइट स्पीच, राइट टॉक, राइट रीजन, राइट लाइवलीहुड। ठीक है बेटा? राइट रिजॉल्व, हम कहते हैं राइट रिजॉल्व। ठीक है बेटा? इसी तरह हम बेटा कहते हैं राइट स्पीच। ठीक है बेटा? राइट लाइवलीहुड। तो इन शॉर्ट ये हमें क्या कहता है? हमें अपनी जिंदगी में जो भी करना है राइट, मतलब राइट थॉट। ठीक है बेटा? राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट ड्रेस, हर किसी चीज में ये हमें देखता है। और चीजें ये वो बोलता है जो ह्यूमन पर्सनालिटी को बनाती है, और चीजें ये वो बोलता है जो ह्यूमन पर्सनालिटी को बनाती है। तो वो और चीजें और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम हम कल डिस्कस करेंगे। उससे बेटा सारी डेवलपमेंट्स मिली, इसीलिए उन्होंने फिजिकल एजुकेशन भी इंक्लूड किया हुआ था। उन्होंने भी फिजिकल एजुकेशन इसीलिए इंक्लूड किया था। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम था वो था बुद्धिस्ट सिस्टम। दूसरा एजुकेशन सिस्टम बुद्धिस्ट सिस्टम, गॉडनिकोस वैदिक एजुकेशन। तो बेटा हम कहते हैं 5th सेंचुरी जब बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म जब आया वजूद में। ठीक है बेटा? हम कहते हैं ये जो बुद्धिज्म है, जब ये वजूद में आया, जब ये वजूद में आया बुद्धिज्म, इन्होंने बेटा अपना सिस्टम किया, एजुकेशन सिस्टम इन्होंने किया। दूसरा एजुकेशन सिस्टम, एंशिएंट इंडिया की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ। पहला सिस्टम हमने बोला वैदिक सिस्टम। अब है बेटा ये दूसरा बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हम कहते हैं जो बुद्धिस्ट सिस्टम था ये भी बेटा बराबर वैदिक एजुकेशन की तरह था। जिस तरह वैदिक एजुकेशन में रिलीजन पढ़ाया जाता था, जिस तरह वैदिक एजुकेशन में बेटा रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी, वेदास को पढ़ाया जाता था, उसी तरह बेटा ये भी पढ़ाते थे। ठीक है बेटा? उसी तरह इन्होंने भी रिलीजियस एजुकेशन स्टार्ट की थी। मगर बेटा देखिए दोनों में फर्क क्या था। जो बेटा वैदिक एजुकेशन था वहां बेटा टीचर को हम गुरु बोलते थे, बच्चे को हम शिष्य बोलते थे, और ये जो टीचर होता था इसी के घर में एजुकेशन होती थी, इसका घर स्कूल होता था। ठीक है बेटा? और इस बच्चे को इसी गुरु के साथ रहना पड़ता था जब तक इसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। 12 साल, 14 साल, 15 साल, या अगर ये अपनी लाइफ डेडिकेट करता फॉर नॉलेज ऑनली, फिर ये कभी गुरु को छोड़ के नहीं जाता।
अब अगर ये चाहता था मैं अपनी फैमिली के साथ लाइफ गुजारूं, मैं शादी करूं, फिर इसको इजाजत होती थी, आप गुरु को छोड़ के जा सकते थे। फी कोई नहीं था, खाली गुरु दक्षिणा, गुरु के कामज करना, मतलब जो गुरु के घर में कामज होते थे घर में उनको करना। नहीं नौकर नहीं बेटा, मतलब हाउस होल्ड्स में हेल्प करना। तो बेटा ये एंशिएंट इंडिया था। और बेटा हम कहते थे ये जो पहला एजुकेशन सिस्टम था, इट इज डोमेस्टिकेटेड एजुकेशन सिस्टम, मतलब हाउस होल्ड। और बेटा ये प्रेफर करते थे ओपन एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग, स्कूल की बिल्डिंग से ये क्लासरूम्स नहीं, बल्कि ओपन एनवायरनमेंट, ये सराउंडिंग में काम करते थे, ओपन एनवायरनमेंट में काम करते थे। हाँ, उसके बाद बेटा जो अब ये सिस्टम था, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम था, ये बेटा डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम था। वैदिक एजुकेशन में क्या होता था, एक ही मोहल्ले में बहुत सारे स्कूल होते थे, मगर बेटा ये डेमोक्रेटिक था, ये कहीं कहीं पे एग्जिस्ट होता था। और बेटा इट इज ओपन फॉर ईच एंड एवरी कास्ट, इट इज ओपन फॉर ईच एंड एवरी कास्ट। वैदिक एजुकेशन में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी ब्राह्मणिक एजुकेशन, ब्राह्मण्स को, ठीक है बेटा, क्योंकि ब्राह्मण्स को माना जाता था हायर कास्ट, और वहां जो टीचर पढ़ाता था वो भी ब्राह्मण होता था, मगर यहां किसी भी कास्ट का टीचर पढ़ा सकता था। और बेटा इन्होंने पहला मकसद क्या बनाया था, अपने रिलीजन को फैलाना, बुद्धिज्म को फैलाना, जिसके लिए इन्होंने एक प्लेस चूज की थी, सरनाथ टेम्पल। लेटर ऑन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सरनाथ यूनिवर्सिटी। इन्होंने एक टेम्पल डिसाइड किया था जहां ये पढ़ाते थे बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। लेटर ऑन वो यूनिवर्सिटी ही बन गई। और बेटा जो बुद्धिस्ट एजुकेशन था, रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ ये किसकी नॉलेज देते थे, स्पाइनिंग, कपड़े बुनना, कालीन काम करें, वीविंग, लूम चलाऊं, हम बनाते हैं ना साड़ियां वाड़ियां बनाते हैं ना, जो ना बेटा मतलब कश्मीर का एक टाइम पे हैंडीक्राफ्ट ही सब कुछ था, ठीक है बेटा, वीविंग। इसी तरह बेटा प्रिंटिंग, इसी तरह बेटा हम कहते हैं क्लोथिंग, स्टिचिंग, मतलब कपड़े सीना, ठीक है बेटा। इसी तरह हम कहते हैं बेटा अकाउंटेंसी, हाउ टू मेंटेन अकाउंट्स, अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाए वो सिखाना, मतलब जो हम रोजमर्रा जिंदगी में हिसाब लिखते हैं घर में वो मेंटेन करना। जिस तरह हमने कल कहा, उन्होंने करिकुलम में क्या डाला था बेटा, अर्थमेटिक्स, उन्होंने करिकुलम में क्या डाला था, अर्थमेटिक्स, इन्होंने बेटा अकाउंटेंसी डाला था, ठीक है। इसी तरह हम बेटा कहते हैं मेडिसिन या सर्जरी, मेडिसिन, सर्जरी एंड कॉइनेज बनाना, ठीक है बेटा। तो इन्होंने ये चीजें भी करिकुलम में ऐड की थी, किन्होंने बेटा, बुद्धिस्ट एजुकेशन में। एक तो रिलीजियस एजुकेशन को ये पहली प्रेफरेंस, करिकुलम मीन्स सब्जेक्ट्स। जैसे मैं आपको बोलूंगा बेटा आर्ट्स का करिकुलम है, आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया, मतलब आपके स्कूल में एजुकेशन की क्लास चल रही है मगर आपका एजुकेशन नहीं है, आपको टीचर पूछता है बेटा आप क्लास में क्यों नहीं है, सर मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं है, मतलब आर्ट्स की करिकुलम में आपने एजुकेशन नहीं लिया। करिकुलम मींस सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, जिस तरह हम कहते हैं साइंस का करिकुलम, आर्ट्स का करिकुलम, कॉमर्स का करिकुलम। करिकुलम मींस सब्जेक्ट्स, सिलेबस जो आपने बेटा लिया, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं ये क्या क्या पढ़ाते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाते थे। इनके करिकुलम में एक तो रिलीजियस एजुकेशन आती थी, एक तो ये रिलीजन पढ़ाते थे। कौन सा रिलीजन ये पढ़ाते थे, बुद्धिज्म का रिलीजन। साथ साथ ये पढ़ाते सिखाते थे इनको स्पाइनिंग मतलब फिजिकल एजुकेशन, वीविंग फिजिकल एजुकेशन, प्रिंटिंग फिजिकल एजुकेशन, क्लोथिंग फिजिकल एजुकेशन, स्टिचिंग फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी, मेडिसिन, सर्जरी एंड कॉइनेज, ठीक है बेटा, ये पढ़ाते थे। और बेटा यहां आपने पढ़ा है 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म एंड 8 फोल्ड पाथ, पढ़े हैं। लाइफ इज सफरिंग, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, देयर इज अ रीजन ऑफ सफरिंग एंड देयर इज अ एंड ऑफ सफरिंग। ये 4 नोबल ट्रुथ्स। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म लाइफ क्या है, सफरिंग, और ये सफरिंग क्यों है, इसका एक कॉज है, अगर कॉज है फिर रीजन भी है और एंड भी है। इनका कहना है
meditation and prayer is the solution of every illness. ठीक है बेटा, लॉर्ड बुद्धा कहते हैं meditation and prayer is the solution of every. ठीक है बेटा, इसीलिए हम वो कहते हैं इनका 4 noble truths. इसी तरह बेटा 8 noble thought, right to speech. ठीक है बेटा, right speech, right thought, right resolve, right future, right clothing. तो ये हर किसी चीज में आपको क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन द ह्यूमन पर्सनालिटी. आप हर कोई काम अच्छा करने चाहिए, मतलब आपके जुबान से कोई खराब बात नहीं निकलनी चाहिए. राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट रिजॉल्व, राइट कंडक्ट, राइट बिहेवियर, राइट मैनर्स. ठीक है बेटा, राइट अपीयरेंस. उसको इन्होंने बोला है 8 fold path एंड 4 noble truths. तो रिलीजन में इनको यही चीजें सिखाई जाती थी. जिस तरह बेटा हमने कल बोला थियोलॉजी, हमने बोला रिलीजियस स्टेट, जहां बताया जाता था उनको गॉड क्या है और रिलीजन बुक्स के बारे में. उसी तरह बेटा ये रिलीजियस एजुकेशन में क्या समझाते थे बच्चों को, बुद्धिज्म क्या है, रिलीजन बुद्धिज्म क्या है, उसमें कौन सी चीजें आपको अडेप्ट करनी है. साथ साथ बेटा ये चीजें भी पढ़ाती थी ताकि इनको रिलीजियस एजुकेशन भी मिले, इनको फिजिकल एजुकेशन भी मिले, और इसके साथ साथ ये अकाउंटेंसी सीखे, हिसाब किताब सीखे, मेडिसिन, किस चीज को कौन सी दवाई लगेगी. इसी तरह बेटा सर्जरी, मतलब किसी को कट लगता था, वाउंड लगता था, उसको हम कैसे सिए, उसको हम कैसे ऊपर पट्टी लगाएं. इसी तरह बेटा कॉइनेज. ठीक है बेटा, कॉइन्स हम कैसे बनाएंगे, कॉइन्स. ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये किन का कैरिकुलम था, बुद्धिस्ट एजुकेशन का ये कैरिकुलम था. और बेटा बुद्धिस्ट एजुकेशन को इंपॉर्टेंट एजुकेशन माना जाता है बिकॉज ड्यूरिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन 2 एंशिएंट लर्निंग सेंटर्स आर डेवलप. 2 एंशिएंट लर्निंग सेंटर्स डेवलप हुए. पहला यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा. आज भी आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की इंपॉर्टेंस क्या है. पहली यूनिवर्सिटी जो एंशिएंट इंडिया में बनी, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा. यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा. ठीक है बेटा, पहली यूनिवर्सिटी जो एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुई उसका नाम क्या था, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा. और बेटा ये जो नालंदा है इसको किसने बनाया, इट इज फॉर्मड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, 6th century. गुप्ता पीरियड. कुमार गुप्ता उसका नाम था, कुमार गुप्ता उसका नाम था जिसने इस यूनिवर्सिटी को बनाया, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा. और बेटा हम कहते हैं ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा है प्रेजेंटली इसकी लोकेशन कहां पे है, बिहार, पटना बिहार. ठीक है बेटा, प्रेजेंटली इसकी लोकेशन कहां पे. हम कहते हैं बेटा 6th century से ये यूनिवर्सिटी कहां तक रही, 13th century तक. उसके बाद इसको रीएस्टैब्लिश किया गया बाय यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. कब, 2007 में. इसको पहले बनाया गया बेटा 6th century में. कहां तक इसने सर्वाइव किया, 13th century तक. उसके बाद बेटा इसको यूजीसी ने रीएस्टैब्लिश करवाया 2007 में, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. यूजीसी का मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो मेंटेन करते हैं यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स को, जो मेंटेन करते हैं यूनिवर्सिटीज को. तो पहली यूनिवर्सिटी 6th century गुप्ता पीरियड. ठीक है बेटा, कुमार गुप्ता ने इसको बनाया, बिहार में ये है, 13th century तक इसने एग्जिस्ट किया. उसके बाद हम कहते हैं इसको रीएस्टैब्लिश किया गया 2007 में बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. और बेटा ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है हम कहते हैं इसको इट इज ए फेमस कल्चरल एंड एजुकेशन सेंटर. फेमस कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर. जितना भी इंडिया का कल्चर बाकी कंट्रीज में गया इट इज बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में हर किसी मुल्क से लोग आते हैं स्टडी करने के लिए, लोग आते हैं पढ़ने के लिए. वहाँ बिहार, हाँ बिहार, नालंदा, बिहार, पटना. बिहार
नहीं वो तो है, मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी लोकेट कहाँ पे है। आप देखो, हमारा यहाँ ड्रीम होता है हम कैम्ब्रिज जाएंगे, हमारा यहाँ ड्रीम होता है हम JNU जाएंगे, ठीक है बेटा, या हमारा यहाँ ड्रीम होता है हम दिल्ली जाएंगे पढ़ने। उसी तरह उनका भी ड्रीम होगा हम कश्मीर जाएंगे। वो तो वैसे भी यहाँ कारोबार के लिए आते हैं, ठीक है बेटा, उसके लिए भी। या आप देखिए मतलब कितने लोग बाहर से यहाँ आते हैं, NIT को वो प्रेफरेंस देते हैं। अब बेटा क्या करने आते हैं वो हम नहीं कह सकते हैं वो क्या करने आते हैं, अलबत्ता इतना मैं कह सकता हूं, चाहे स्टडी करने आए चाहे पढ़ने आए, मगर वो बेटा तभी आते हैं जब वो उस काबिल होते हैं, जब वो एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं, जब वो इंजीनियरिंग क्वालिफाई करते हैं, जब उन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया होता है, तभी बेटा उनकी सिलेक्शन हो जाती है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं अशोका जो था, अशोका भी एक फाउंडर था इस यूनिवर्सिटी का। अशोका ने भी इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा चीजें डेवलप की इस यूनिवर्सिटी में, और ये ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो तीनों एजुकेशंस देती थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, तीनों चीजें बेटा ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती थी, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और हायर एजुकेशन भी, ये यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस करती थी। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, यहां क्या क्या पढ़ाया जाता था, मतलब किस किस सब्जेक्ट की यहां पढ़ाई होती थी। पहला सब्जेक्ट फिलॉसफी, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है बेटा, फिलॉसफी, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी। इसी तरह बेटा हम कहते हैं प्रैक्टिकल साइंसेस। अशोका ने इस यूनिवर्सिटी को मॉडिफाई किया। प्रैक्टिकल साइंसेस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, and all comparative religions, all comparative religions, ठीक है बेटा। तो ये चीजें यहां पढ़ाई जाती थी, किसमें बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में ये चीजें पढ़ाई जाती थी, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और टर्शियरी लेवल, हायर लेवल पे, ठीक है बेटा, तीनों लेवल्स पे यहां ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। उसके बाद हमने कहा ये नए से एस्टेब्लिश कब हुई, 2007 से। जाइए बेटा, आपकी बात मैंने सुनी, सर छोड़िए, मैंने बोला ना, मैंने कल ही आपको बोला, मैंने साइकोलॉजी ऐसे ही नहीं पढ़ी है,